हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जेन ऑस्टन की थर्ड नॉवेल मैन्सफील्ड पार्क की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में जेन ऑस्टन ने हमें एक लड़की के बारे में बताया है जिसका नाम है फैनी प्राइस। तो बचपन से लेकर वो कैसे बड़ी होती है इसके बारे में इस नॉवेल में बताया गया है, यानी कि ये नॉवेल एक बिल्डिंग्स रोमन है। और मैन्सफील्ड पार्क को जेन ऑस्टन ने 1814 में लिखा था। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक बिल्डिंग्स रोमन है। तो 10 साल की उम्र में फैनी प्राइस को अपने घर से अपनी आंट और अंकल के घर में रहने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि फैनी प्राइस एक गरीब परिवार को बिलोंग करती थी। उसके माता पिता काफ़ी गरीब थे और इसीलिए उसे अपने अंकल आंटी के यहाँ भेज दिया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी अमीर लोग थे। उसके अंकल और आंटी का नाम सर थॉमस और लेडी बर्ट्रैम था। द नरेटिव फॉलोज द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल्स एडजस्टिंग टू लाइफ एट मैन्सफील्ड पार्क। तो मैन्सफील्ड पार्क जो कि घर है सर थॉमस और लेडी बर्ट्रैम का, वहां पर फैनी प्राइस कैसे एडजस्ट करती है। प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर इस नॉवेल की, जो कि फैनी प्राइस है, उसके स्ट्रगल्स के बारे में हमें बताया है कि कैसे वो एडजस्ट करती है उस घर में, क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आते हैं और कैसे वो अपने कजिन एडमंड को पसंद करने लगती है। अब चलिए हम लोग समरी की शुरुआत करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि फैनी प्राइस नाम की जो लड़की है वो एक बहुत ही गरीब वर्किंग क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। और वो पोर्ट्समाउथ नाम की एक इंग्लिश शहर की रहने वाली है, इंग्लैंड के शहर की रहने वाली है। तो उसकी जो माँ है वो एक अच्छी एफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करती थी, यानी वो काफ़ी अमीर परिवार से थी। लेकिन उसने एक गरीब शराबी सेलर से शादी कर ली थी, जिस वजह से जो उनके घर में जो इनकम आ रही थी वो बहुत कम पड़ती थी, क्योंकि उनके बहुत बच्चे थे। और इसी वजह से 10 साल की उम्र में फैनी को अपनी माँ की बहन के घर भेज दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो माँ की बहन है, यानी कि फैनी की आंट, उन्होंने एक बहुत ही अमीर लैंड ओनर यानी कि जमींदार से शादी की है जिसका नाम है सर थॉमस बर्ट्राम। और इस तरीके से वो उनके घर रहने के लिए चली जाती है। और सर थॉमस का जो एस्टेट है, यानी कि जो बंगलो है और आसपास की जो जमीन है, उसे मैन्सफील्ड पार्क कहा जाता है और ये नॉर्थैम्पटन शायर नाम के शहर में मौजूद है। While फैनी हैज नेवर एक्सपीरियंस सच लग्जूरियस सराउंडिंग्स, तो फैनी ने कभी भी इतनी अ, अमीरी या इतने अमीर माहौल में वो कभी नहीं रही है, और इसीलिए उसे होमसिक महसूस होता है, उसे अपने घर की याद आती है। इसके अलावा उसके जो कजिन्स हैं, यानी उसके अंकल आंटी के जो बच्चे हैं, टॉम, मारिया और जूलिया, वो भी उसे इल ट्रीट करते हैं। दे लुक डाउन ऑन हर, यानी उसे नीचा दिखाते हैं। और उसकी ही आंट की एक और जो बहन है, मिसेस नॉरिस, वो उन्हें एनकरेज करती है, उन बच्चों को, कि तुम इसके साथ ऐसा ही बिहेव करो। तो इस तरीके से उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। अब क्योंकि जो लेडी बर्ट्रैम है, यानी कि अ, जो आंट है, वो एक ठीक पेरेंट नहीं थी, अपने बच्चों का ठीक तरीके से ख्याल नहीं रख रही थी। और इसी वजह से उसकी जो बहन है मिसेस नॉरिस, वो एक तरह से एक पेरेंट बन गई थी इन सभी बच्चों की। तो जो वो कहती थी वही वो बच्चे सुनकर करते थे। और इस तरीके से वो जो मिसेस नॉरिस है वो अपना ज़्यादातर समय मैन्सफील्ड पार्क में ही रहकर गुज़ारती थी। तो अब इन सभी बच्चों में से सिर्फ़ एक ही बच्चा था, जो कि एडमंड है, जो कि सबसे छोटा बेटा है। वही फैनी के साथ अच्छा बर्ताव करता है और अच्छे तरीके से उसे सब कुछ सिखाता है। इसके बाद फिर सर थॉमस जो हैं, यानी कि फैनी के अंकल, उन्हें एंटीगुआ नाम की जगह में, जो उनका प्लांटेशन है यानी फार्म है, वहाँ काम के लिए बुलाया जाता है। और वो अपने बड़े बेटे टॉम को अपने साथ ले जाते हैं। और तब तक फैनी 18 साल की हो जाती है। और जब वो 18 साल की होती है तभी हेनरी और मैरी क्रॉफर्ड नाम के दो लोग उनके पड़ोस में रहने आते हैं। तो ये जो दोनों भाई बहन हैं, हेनरी और मैरी, ये लंदन में रहा करते थे। और अब वो मिसेस ग्रांट नाम की एक रिलेटिव है, उनके घर में ये दोनों हेनरी और मैरी रहने के लिए आए थे। दस क्रॉफर्ड्स आर लाइवली एंड चार्मिंग पेयर। तो ये जो क्रॉफर्ड्स हैं, हेनरी और मैरी भाई बहन, ये काफी लाइवली और चार्मिंग हैं, यानी सभी लोग इनको पसंद करते हैं। जूलिया एंड मारिया बोथ फॉल इन लव विथ हेनरी क्रॉफर्ड। तो जूलिया और मारिया
जो कि फैनी के अंकल और आंटी की लड़कियां हैं, वो दोनों ही लड़कियां हेनरी को पसंद करने लगती हैं। हाउएवर मारिया इज ऑलरेडी एंगेज टू अ रिच बट अनइंटेलिजेंट मैन नेम्ड मिस्टर रशवर्थ। लेकिन जो मारिया है उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है एक अमीर इंसान से जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, और उसका नाम है मिस्टर रशवर्थ। हेनरी फ्लर्ट्स विद बोथ सिस्टर्स। तो जो हेनरी है वो भी इन चीजों को बढ़ावा देता है और वो दोनों ही बहनों के साथ फ्लर्ट करता है, और इस तरीके से दोनों का ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब जो फैनी है वो सबसे उसके अंकल और आंटी का जो सबसे छोटा बेटा है एडमंड, उसे पसंद करती है फैनी। जब फैनी ये देखती है कि एडमंड जो है वो हेनरी की बहन मैरी की तरफ आकर्षित है, अट्रैक्टेड है, तो उसे थोड़ा-सा बुरा लगता है इस बात का, क्योंकि वो खुद एडमंड को पसंद किया करती थी। मैरी हैज़ फीलिंग्स फॉर एडमंड बट इज़ स्कॉर्नफुल ऑफ हिज इंटेंशन टू बिकम अ क्लर्जीमैन। तो मैरी को एडमंड के प्रति फीलिंग्स तो है, लेकिन वो जानती है कि एडमंड जो है वो चर्च का एक पादरी बनने वाला है, एक प्रीस्ट बनने वाला है, एक क्लर्जीमैन, और इसी वजह से वो कभी ज़ाहिर नहीं करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शी इंटेंड्स टू मैरी अ मैन ऑफ वेल्थ, और वैसे भी वो एक अमीर इंसान से शादी करना चाहती है, एक क्लर्जीमैन से नहीं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो रोमांटिक टेंशन्स हैं उनका एक क्लाइमैक्स आता है ऑन अ ग्रुप विजिट टू मिस्टर रशवर्थ्स एस्टेट सॉथर्टन। तो जब ये सभी लोग एक ग्रुप विजिट करते हैं और मिस्टर रशवर्थ के एस्टेट पर जाते हैं। मिस्टर रशवर्थ वही इंसान है जिसकी एंगेजमेंट मारिया से हुई है। तो जब ये लोग मिस्टर रशवर्थ के एस्टेट में जाते हैं, उसके जगह पर जाते हैं जिसका नाम होता है सॉथर्टन, तब मारिया एंड हेनरी स्लिप ऑफ अलोन टुगेदर। तब मारिया और हेनरी अकेले कहीं चले जाते हैं, और इस बात का मिस्टर रशवर्थ को बहुत बुरा लगता है, वो जेलस हो जाता है, और साथ में मारिया की बहन जूलिया को भी बुरा लगता है। मैरी और एडमंड ऑल्सो बिकम क्लोजर ड्यूरिंग द एक्सकर्शन। और जो मैरी है यानी कि हेनरी की बहन, वो और एडमंड भी काफी करीब हो जाते हैं जब वो लोग वहां गए हुए होते हैं तब। टॉम रिटर्न्स टू मैन्सफील्ड पार्क। इसके बाद मारिया और जूलिया का जो भाई है यानी कि फैनी के अंकल आंटी का बेटा टॉम, जब वो मैन्सफील्ड पार्क आता है, तब सर थॉमस तो एंटीगुआ में ही रह जाते हैं, लेकिन टॉम मैन्सफील्ड पार्क वापस लौट कर आता है। तब उसका फ्रेंड मिस्टर येट्स वहां आया हुआ होता है, और वो बताता है कि कैसे उसने बहुत सारे ड्रामा देखे हैं। तो सभी लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम भी एमेट्योर थिएट्रिकल्स यानी हम भी कुछ ड्रामा करते हैं, सभी लोग ऐसा वो लोग सोचते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं टू स्टेज द प्ले लवर्स वोज। तो एक ड्रामा करने लग जाते हैं सभी लोग, और उस ड्रामा का नाम होता है लवर्स वोज। लवर्स जो कस्में खाते हैं, वोज यानी कि कसम। तो इस तरह का वो लोग ड्रामा करने लग जाते हैं, और फैनी और एडमंड दोनों मना करते हैं कि प्लीज तुम इस तरह का कोई प्ले मत करो, और ये जो तुम जिस टॉपिक के बारे में प्ले कर रहे हो ये काफी प्रोवोकेटिव है, यानी कि थोड़ा सा वल्गर है, और सर थॉमस को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। हाउएवर एडमंड इज फाइनली परसुएडेड, लेकिन फिर भी एडमंड को भी मना लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम मैरी के लवर बन जाओ, और मारिया और हेनरी जो हैं वो भी इंटीमेट सीन्स एक दूसरे के साथ करने लग जाते हैं। तो मैरिया इज कन्विंस्ड हेनरी विल प्रपोज एंड बिहेव्स डिसमिसिवली टुवर्ड मिस्टर अशोक। तो मारिया पूरी तरीके से कन्विंस्ड है कि हेनरी उसे जरूर प्रपोज करेगा, और इसीलिए वो मिस्टर अश्वथ को इग्नोर करती है। लेकिन ये जो रिहर्सल्स हैं वो अचानक से उन पर रोक लग जाती है जब सर थॉमस अचानक घर लौट आते हैं, और हेनरी जो है वो जल्दी से वहां से चला जाता है, और उसके बाद फिर मारिया की शादी मिस्टर रशवर्थ से करा दी जाती है। और ये जो न्यूली वेड्स हैं यानी जिनकी नई नई शादी हुई थी मारिया और रशवर्थ, ये लंदन चले जाते हैं, और उन्हीं के साथ मारिया की बहन जूलिया को भी भेज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द बर्ट्राम सिस्टर्स फैनी गेन्स मोर इम्पोर्टेंस। अब क्योंकि वो बर्ट्राम सिस्टर्स यानी कि मारिया और जूलिया दोनों ही चली गई थी घर से, इसीलिए फैनी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इनफैक्ट सर थॉमस उसके जो अंकल हैं उसके ऑनर में यानी उसके रिस्पेक्ट में एक बॉल, एक तरह का एक डांस रखवाते हैं। हेनरी क्रॉफर्ड रिटर्न्स, और तभी हेनरी क्रॉफर्ड वापस आता है, और वो ये डिसाइड करता है कि अब मारिया और जूलिया तो नहीं है, इसीलिए वो फैनी को अपने साथ प्यार में पागल करने वाला था। ही ensures फैनी feels indebted to him by securing a naval promotion for her favorite brother विलियम।
तो वो क्या करता है कि फैनी का जो भाई होता है विलियम, उसको एक नेवल प्रमोशन, नेवी में उसको प्रमोशन दिलवा देता है, इसीलिए ताकि जो फैनी है वो उसके चक्कर में फंस जाए हेनरी के। लेकिन फिर भी जो फैनी है वो उस मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। जब सर थॉमस को ये बात पता चलती है कि फैनी ने उसको डिक्लाइन कर दिया है, उसको मना कर दिया है हेनरी को, जो कि एक बहुत एलिजिबल बैचलर है, तो उन्हें गुस्सा आता है, दुख होता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि हेनरी का ट्रू नेचर क्या है और वो बहुत ही एक खराब कैरेक्टर का लड़का है और सभी लड़कियों को फंसाता है। ये सब बातें उन्हें नहीं पता होती, तो इसीलिए उन्हें गुस्सा आता है और वो फिर से फैनी को पोर्ट्समाउथ भेज देते हैं, ताकि फैनी को याद आए कि वो कितने गरीब परिवार से है। तो उसने क्योंकि उस अमीर लड़के को मना कर दिया था शादी करने से, इसीलिए सर थॉमस को गुस्सा आ गया था। फैनी इज हॉरिफाइड बाय द chaos एंड वल्गैरिटी ऑफ द प्राइस हाउस होल्ड। तो फैनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हेनरी कंटिन्यूज टू हूवर। हेनरी जो है वो अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, एंड शी बिगिंस टू बिलीव दैट हिज कैरेक्टर हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। और वो ये मानने मानने लग जाती है कि शायद उसका जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, उसे ये लग रहा था। हाउएवर बिफोर फैनी कैन चेंज हर माइंड, लेकिन इसके पहले कि फैनी अपना मन बदले और हेनरी की बातों में आ जाए, उसे ये पता चलता है कि जो मैरी है उसने मिस्टर अश्वथ को छोड़ दिया है, यानी अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, और वो अब हेनरी के साथ भाग गई है। और इसके बाद फिर जो जूलिया है वो भी एक स्कैंडल करती है, यानी वो भी एक बुरा काम करती है, और मिस्टर येट्स, यानी जो उनका भाई होता है टॉम, उसके फ्रेंड येट्स के साथ जूलिया भाग जाती है। इसके साथ इस तरीके से जो दोनों बहनें हैं वो भाग जाती हैं घर से। और तब फिर पता चलता है फैनी को कि ये हेनरी किस किस्म का लड़का है, और फैनी फिर से मैन्सफील्ड पार्क आ जाती है, और तब सर थॉमस को समझ में आता है कि वाकई में ये लड़का जो हेनरी था वो किस तरह का इंसान था। और वो एक्नॉलेज करते हैं फैनी को एज अ डॉटर। वो मानते हैं कि फैनी उनकी बेटी है, बेटी से भी बढ़कर है। एडमिटिंग शी इज द ओनली फैमिली मेंबर टू हैव बिहेव्ड कंसिस्टेंटली वेल, और इनफैक्ट कहते हैं कि तुम अकेली ही वो फैमिली मेंबर हो जिसने बहुत अच्छे से बिहेव किया। When Henry and Maria separate, Sir Thomas refuses to receive the eldest daughter. और जब हेनरी और मारिया सेपरेट होते हैं, यानी कि वो लोग भाग तो गए होते हैं लेकिन उनका एक दूसरे के साथ ठीक से रिलेशन नहीं चल रहा होता, तो वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सर थॉमस अपनी बेटी मारिया को मैन्सफील्ड पार्क में घुसने तक नहीं देते हैं। और मिसेस नॉरिस जो है वो भी उस घर से चली जाती है। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि अ, जब ये बात मारिया और हेनरी के अफेयर की हेनरी की बहन मैरी को पता चलती है, तो वो कहती है कि चलो उन्हें अफेयर करना था तो करना था, लेकिन कम से कम उन्हें दे शुड हैव बीन डिस्क्रीट, यानी ये बात किसी को पता नहीं चलने लगने लगने देना चाहिए था, यानी इस तरीके से अफेयर करना चाहिए था उन्हें कि किसी को पता ही ना चले। तो जब ये बात एडमंड को पता चलती है तो उसे बहुत डिस्गस्ट महसूस होती है, और वो समझ जाता है कि जैसा भाई है बहन भी वैसी ही है, ये मैरी भी वैसी ही है। डिस्गस्टेड बाय मेरीज फेलियर टू कंडेम द अडल्ट्री, तो उसे बहुत डिस्गस्ट महसूस होती है इस बात पे कि ये जो मैरी है उसे ये अडल्ट्री नहीं लग रही है, हेनरी की जो भी हरकतें हैं वो खराब नहीं लग रही हैं, और इसीलिए वो भी अपनी कोर्टशिप तोड़ देता है मैरी से, यानी हेनरी की बहन मैरी से वो इंटरेस्ट हटा लेता है अपना। और पहले तो उसे बहुत डिवास्टेटेड यानी दुख महसूस होता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि फैनी ही उसकी उसका असली प्यार है, उसकी असल लाइफ पार्टनर है। और इस तरीके से एडमंड और फैनी शादी कर लेते हैं और मैन्सफील्ड पार्क में रहने लग जाते हैं, और वहाँ फैनी की सबसे पसंदीदा बहन सुजैन भी उनके साथ रहने आ जाती है। और यहीं पर ये जो नॉवेल है इसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।